हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे वेव एंड साउंड, तरंग और ध्वनि, और इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे ध्वनि से। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तरंग और ध्वनि से क्वेश्चन रहता ही है। तो हम लोग देखते हैं। ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होता है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अणुओं की गति के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकता। ध्वनि को गमन करने के लिए क्या माध्यम मस्ट है, माध्यम चाहिए ही है, ठीक है। बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि किस तरह कैसे उत्पन्न होता है? तो कंपन के द्वारा, और ये एक प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा का रूप है कंपन। ध्वनि जब गमन करता है तो कण गमन नहीं करता, केवल विक्षोभ गमन करता। बोला जा रहा है कि ध्वनि जब गमन करता है तो कण गमन नहीं करता। क्या गमन करता है? तो विक्षोभ, ठीक है। अब विक्षोभ क्या है इसको हम समझा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अब देखिए, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि कौन निकालता है? तो कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि, ये सब क्या आता है? अपश्रव्य ध्वनि में, ठीक है। यानी 20 हर्ट्ज से अपश्रव्य ध्वनि किसको बोलेंगे? 20 हर्ट्ज से, इधर हो गया कम। और प्रश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अब प्रश्रव्य ध्वनि कौन निकालता है? तो चमगादड़, डॉल्फिन, पोर्पोइसेस, ये सब प्रश्रव्य ध्वनि निकालता है। और इसका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि हो गया प्रश्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि निकालेगा कुत्ता, बिल्ली, सांप और भूकंप की तीव्रता। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, है ना। और ये इसको मनुष्य आराम से सुन सकता है। इस ध्वनि को मनुष्य के लिए ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज से कम हो गया अपश्रव्य, या इंग्लिश में बोलेंगे इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया प्रश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। देखते हैं अब आगे। ध्वनि सिर्फ विक्षोभ गमन के कारण वायु में गति करती है, न कि वायु के कण में गति के कारण। किस कारण वायु में गति करती है ध्वनि? तो विक्षोभ गमन के कारण, न कि कण की गति नहीं होती है। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य है, जबकि द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ है। हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे कि अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, है ना, वो सीधी गति करती है। अनुप्रस्थ मतलब जिगजैग के रूप में टेढ़ा गति करता है। तो बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंग जब वायु में गिरती है तो वो अनुदैर्ध्य कैसी तरंग है, कैसी है? तो वो अनुदैर्ध्य है। जबकि द्रव की सतह पर अगर वही ध्वनि गति कर रही है तो वो अनुप्रस्थ है, यानी टेढ़ा टेढ़ा चलेगी जिगजैग के रूप में। और वही ध्वनि अगर वायु में कर रही है तो अनुदैर्ध्य, ठीक है, सीधा। तथा द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है, और अगर वही ध्वनि द्रव के अंदर गति करेगी तो अनुदैर्ध्य हो जाएगी। तथा ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। ठोस में कैसे रहेगी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं ध्वनि की चाल। यह न्यूटन ने बताया सबसे पहले कि हवा में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य। हवा में ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य होती है, यानी सीधा गमन करती है। जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहता है। लाप्लास ने बताया कि हवा में ध्वनि, इसने भी बताया कि हवा में ध्वनि कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है जब ध्वनि गमन करती है। लेकिन न्यूटन ने बताया कि जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहता है। लाप्लास ने कहे जब ध्वनि गमन करती है तो ऊष्मा नियत रहता है। यही दोनों में अंतर है। न्यूटन क्या बोले कि जब ध्वनि गमन करता है तो ताप नियत रहता है, जबकि लाप्लास ने बताया कि जब ध्वनि गमन करती है तो ऊष्मा नियत रहता है। और ध्वनि का चाल होता है 332 मीटर
पर सेकेंड, यह है प्रायोगिक मान। ठीक है, कितनी होती है ध्वनि की चाल? तो 332 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल कितना होता है? तो v बराबर √p/d, जबकि लाप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल होता है v बराबर √λp/d। ठीक है, अब देखते हैं ध्वनि की लक्षण। तो ध्वनि के 3 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं ध्वनि के? 3। एक है तीव्रता, एक है तारत्व और गुणता, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। ठीक है, ध्वनि इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी, ध्वनि का पहला लक्षण। तो यह कहता है यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। कोई भी ध्वनि हमको धीमी आवाज़ में या प्रबल आवाज़ में कैसे सुनाई पड़ती है? किसकी ध्वनि के किस लक्षण के कारण? तो तीव्रता के कारण। ठीक है, किसके कारण? तीव्रता के कारण। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो आयाम पर। आयाम हम लोग पिछले वाले में वीडियो में देखे थे। आयाम क्या है? तो उच्च विस्थापन है ना, ये क्या हो गया? आयाम। तो तीव्रता किस पे निर्भर करती है? आयाम पे। आगे है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसको बोलेंगे ध्वनि की तीव्रता? तो किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को, देखिए, उसको बोलेंगे ध्वनि की तीव्रता। आई समानुपातिक किसका हो जाएगा? a², जहाँ a हो गया आयाम और I क्या है? तीव्रता है। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक? तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक जबकि डेसिबल है। ठीक है, व्यवहार में किसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की मात्रक के रूप में? तो डेसिबल है। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल और SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर ध्वनि की। आगे है, बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, आगे 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? तो 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा कोई मनुष्य सुनता है तो उसके कान के लिए हानिकारक है, उसका कान खराब हो सकता है 45 डेसिबल से ज़्यादा सुनने पर। जबकि 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। ठीक है, जबकि हु के अनुसार, ठीक है, हु के अनुसार बोला जा रहा है कि 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। भारत में 60 से 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कानून अपराध है। ठीक है, अगर भारत में किस 60 से 80 डेसिबल तक ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कोई कहीं पे बजा रहा है तो वो कानूनन अपराध है, इस पर केस किया जा सकता है। और कान के लिए हम लोग 45 डेसिबल से कम ही सुने, जबकि हु के अनुसार 95 से 100 डेसिबल की ध्वनि कान के लिए, ये सब क्या, 95 से 100 डेसिबल सब कान के लिए हानिकारक है और कानूनन अपराध है। 60 से 80 डेसिबल से अधिक कोई बजाता है तो वो कानूनन अपराध है। बेल किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? तीव्रता की, है ना। तो किसके तीव्रता की? बेल इकाई है। बेल के 10वें भाग को तो ही डेसिबल कहा जाता है। बेल ध्वनि की इकाई है, यहाँ पे लिखा हुआ बेल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की। इसी प्रकार नेपर भी है जो ध्वनि की इकाई है, नेपर भी ध्वनि की इकाई है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है। पर्दे की किसके कारण? तो पर्दे की अस्पष्टता के कारण। अब देखते हैं कि साधारण जो हम लोग बातचीत करते हैं वो कितने डेसिबल की ध्वनि है? तो वो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि है जो साधारण हम लोग बातचीत करते हैं वो। अगर वही बात हम लोग जोर से करते हैं ना, जोर से बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि है। अगर कोई ट्रक या ट्रैक्टर आवाज़ करते हुए गुजरता है तो कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है? वो 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि होती है। ऑर्केस्ट्रा जो बजाता है वो भी 100 डेसिबल का ध्वनि होता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग,
अब हम लोग देखें, क्या देखें, तीव्रता देखें। ध्वनि किसके निर्भर करता है? तीव्रता पे, तारत्व पे और गुणता पे। यह तीनों ध्वनि के लक्षण है। तो हम लोग तीव्रता देख लिए, तीव्रता जो कि आयाम पे निर्भर करता है। अब देखते हैं तारत्व, पिच, है ना। तो यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है ना। तारत्व के कारण ही कोई ध्वनि हमें मोटा सुनाई पड़ता है या पतला सुनाई पड़ता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। जबकि तीव्रता किस पे निर्भर करता है? तो आयाम पे। लड़की की आवाज़, मच्छरों का भनभनाना आदि का तारत्व अधिक होता है। ये सब का क्या है? लड़की, कोई अगर लड़की बोल रही है तो उसका तारत्व अधिक है, इस कारण उसकी आवाज़ हमें पतली सुनाई देती है। और जिसका तारत्व ज़्यादा रहेगा, जिसका तारत्व कम रहेगा, उसका आवाज़ हमें मोटा सुनाई देगा, है ना। जैसे लड़कों की आवाज़, मेढकों का टरटराना, ये सब का तारत्व कम है। क्या है? तारत्व कम है, जिस कारण उसका आवाज़ हमें मोटा दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि की तीसरा लक्षण, गुणता, क्वालिटी। ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता के कारण होती है। जैसे कि दो लड़कियां ही आपस में बातचीत करते रहती है और हम लोग उसको पहले से जानते हैं, तो बिना देखे हम पता लगा लेते हैं कि ये बोली उस लड़की का है और ये बोली उस लड़की का है। दोनों के आवाज़ में डिफरेंस कर पाते हैं। तो ये किसके कारण? गुणता के कारण ही कर पाते हैं। जिसे गुणता ओवरटोन या अधिस्वरक या सन्नादि पर निर्भर करता है। गुणता किस पे निर्भर कर रहा था? तो ओवरटोन, सन्नादि, अधिस्वरक पे निर्भर करता है। जिसे गायक की आवाज़ में अंतर कर पाना, परिचितों की आवाज़ों में अंतर, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ों में अंतर, ये सब किसके कारण कर पाते हैं? तो गुणता, उसकी क्वालिटी के आधार पर। एकल आवृत्ति की ध्वनि को, अगर एकल आवृत्ति में कोई ध्वनि चल रही है तो वो टोन होता है, और अनेक आवृत्ति की ध्वनि को बोलेंगे स्वर। आगे देखते हैं तीव्रता से क्या पता चलता है हमें? कोई भी व्यक्ति प्रबल, तेज, या कोई भी ध्वनि हमें तेज या धीमा सुनाई पड़ता है तीव्रता से। और तारत्व से कोई भी ध्वनि हमें पतला और मोटा सुनाई पड़ता है तारत्व के कारण। और गुणवत्ता के आधार पर आवाज़ में हम अंतर कर पाते हैं। ठीक है, क्या तीव्रता के कारण कोई भी ध्वनि हमें तेज या धीमी सुनाई पड़ती है, और तारत्व के कारण कोई भी ध्वनि हमें पतला या मोटा सुनाई पड़ता है। और गुणवत्ता के आधार पर हम किसी दो लोगों की आवाज़ों में अंतर कर पाते हैं। और तीव्रता निर्भर करता है किस पे? आयाम पे। तीव्रता किस पे निर्भर कर रहा है? तो आयाम पे। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पे, जबकि गुणता किस पे निर्भर कर रहा है? ओवरटोन पे। गुणता ओवरटोन पे निर्भर कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि का वेग को कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन ध्वनि को प्रभावित करता है? क्या तापमान से भी ध्वनि प्रभावित होता है? तो बिल्कुल, तापमान से भी ध्वनि प्रभावित होता है। ठीक है, तापमान, आर्द्रता, गैस के अनुभार से, ये सब से, देखिए, दाब, प्रत्यास्थता, ये सब से है जो हमारी ध्वनि प्रभावित होती है। अब देखते हैं कि कैसे है, जो तापमान कैसे ध्वनि को प्रभावित कर देता है। आपको ये जानने की इच्छा नहीं कर रही होगी कि तापमान से कैसे ध्वनि प्रभावित होता है? तो होता है, देखते हैं हम लोग। तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। अगर ज़्यादा तापमान है तो ध्वनि की वेग ज़्यादा होगी। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान अगर कम गया तो ध्वनि की चाल भी, वेग भी कम जाता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है तो ध्वनि का वेग घट रहा है। इसीलिए क्या होता है? ध्वनि का वेग है जो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, भी समानुपाती हो जाएगा। ये ध्वनि का वेग समानुपाती हो जाएगा √T। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम तापमान बढ़ा दें, है ना,
तो ध्वनि का वेग भी 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस मात्र तापमान बढ़ाने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? 1 सेकेंड में 61 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 1 सेकेंड में 0.61 मीटर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से वायु में ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं V1/V2 बराबर T√T1/T2। ठीक है, के जहाँ नियतांक है तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। V1/V2 बराबर होता है √T1/T2, जहाँ V1-V2 क्या है? वायु का वेग है, और T1-T2 तापमान है। एक इधर न्यूमेरिकल दिया गया है, बोला गया है कि कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर के वेग का दुगना हो जाएगा। तो तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में चेंज करने के लिए 17 को 273 से ऐड करेंगे और 290 केल्विन हो गया। और V1 को हम लोग V मान लिए, क्योंकि यहाँ पे वेग का दोगुना हो जाएगा। वेग का दोगुना करने के लिए बोला गया, तो V2 बराबर हो गया हमारा 2V। यहाँ वेग को हम लोग दोगुना कर दिए। और ये फार्मूला होता है कि V1/V2 बराबर √ कितना? T1/T2। इसी पे हम लोग सेट कर देंगे। जहाँ V1 है, V1 को क्या माने हैं? V, ये वाला V ये आ गया। V2 के बदले 2V √ T1/T2, जहाँ T1 आया है हमारा 290 केल्विन, तो T1 की जगह पे लिखे हैं 290 और T2 के जगह पे T2। ठीक है, और V से V क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो हम लोगों को इसको सोल्व करने पे आ गया T2 बराबर आ गया 887 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 887 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि का वेग है जो 17 डिग्री, यहाँ 887 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आया ना, यानी कि 887 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर के वेग का दोगुना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या था? ध्वनि का वेग तापमान पे निर्भर कर रहा था। अगर तापमान बढ़ रहा था तो ध्वनि का वेग भी बढ़ रहा था, अगर तापमान घट रहा था तो ध्वनि का वेग भी घट रहा था। ध्वनि का वेग समानुपाती था √T, है ना, तापमान के वर्गमूल के समानुपाती था ध्वनि का वेग। और V1/V2 हम लोग देखें √T1/T2। अब देखते हैं ध्वनि जो है ना वो गैसों के अनुभार पर भी निर्भर करता है, गैसों के अनुभार पर भी। ठीक है, गैसों के अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है तथा घटने से बढ़ता है। अगर गैसों के अनुभार को बढ़ा दिया जाए तो उसका वेग, ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। अगर गैसों का अनुभार घटा दें, है ना, तो उसका ध्वनि का वेग घट जाएगा। ठीक है, नहीं ये उल्टा होता है। एक मिनट, सॉरी, गैसों के अनुभार बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। व्युत्कर्मा, यहाँ ध्वनि का वेग व्युत्कर्मानुपाती होगा, उल्टा होगा गैसों के अनुभार के। ठीक है, अगर गैसों के अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? घट जाएगा। और तथा गैसों के अनुभार को घटा दें तो उसका वेग बढ़ जाएगा। क्या हो गया? ध्वनि का वेग व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा गैसों के अनुभार के। यानी अगर गैसों के अनुभार को हम बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि का वेग घटेगा, अगर गैस के अनुभार को हम घटा रहे हैं तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ m किसका है? गैस के अनुभार को सूचित किया गया है, और v ध्वनि के वेग को। तो V1 बराबर k यहाँ नियतांक हो गया, k/√m हो गया। और इसको ये करने पे V1/V2 बराबर हो गया √m2/m1। m गैसों के अनुभार को लिखते हैं और भी लिखते हैं हम लोग ध्वनि के वेग को। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, तो इसका अनुभार क्या होगा? हाइड्रोजन का अनुभार सबसे कम होगा। हाइड्रोजन का अनुभार सबसे कम है तो इसका वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, क्योंकि ध्वनि का वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है गैसों के अनुभार के, है ना। तो इसीलिए
गैस हाइड्रोजन है जो सबसे हल्की है, यानी कि इसका अनुभार सबसे कम है। तो इसके अगर हाइड्रोजन में ध्वनि को डाल दिया जाए तो इसका वेग सबसे ज़्यादा होगा। तथा सबसे भारी गैस कौन है? टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, है ना। सबसे भारी गैस है टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, यानी कि इसका गैसों ये टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड के अनुभार क्या है? ज़्यादा है। इसका अनुभार ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा ध्वनि के वेग कम। देखिए, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। अब इस पे एक ये दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है। बोला गया कि यदि हाइड्रोजन गैस के में ध्वनि का वेग कितना 1100 मीटर पर सेकेंड हो तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा? हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग है 1100 मीटर पर सेकेंड, तो ऑक्सीजन गैस में इसका वेग क्या होगा? तो हम लोग एक एक स्टेप फॉलो करते हुए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग कितना दिया गया है? 1100 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो इस अनुभार को MH2 लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 32। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 लिख दिया है गलती से। तो VO2 बटा VH2 बराबर रूट अंडर हो गया MH2 बटा MO2, ठीक है। जहाँ VO2 बटा VH2 कितना है? 1100 है, यहाँ पे 1100 होना चाहिए बटा रूट अंडर 2/32, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे आया 275 मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि का वेग आर्द्रता पे भी निर्भर कर रहा था। आर्द्रता को बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा आर्द्रता को घटने से ध्वनि का वेग घटता है। और ये हाँ, यानी कि आर्द्रता के समानुपाती होता है ध्वनि का वेग। अगर हम आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर आर्द्रता को घटाएंगे तो ध्वनि का वेग घटेगा। दाब के घटने बढ़ने से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दाब को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग जिस तरह से था उसी तरह से रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ध्वनि के वेग पे दाब के कारण। अगर हम दाब को कितना भी बढ़ा दें या घटा दें, ध्वनि के वेग पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब प्रत्यास्थता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, ठीक है। अगर प्रत्यास्थता को बढ़ाया जाए तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा तथा प्रत्यास्थता के घटने से क्या होगा? ध्वनि का वेग घटेगा, ठीक है। यानी प्रत्यास्थता के समानुपाती होता है ध्वनि का वेग और आर्द्रता के भी समानुपाती होगा ध्वनि का वेग। और हम लोग तापमान भी देखे थे, यानी तापमान बढ़ रहा था तो ध्वनि का वेग बढ़ रहा था। तापमान के भी समानुपाती होता है ध्वनि का वेग। लेकिन एक चीज़ हम लोग और देखें, गैसों के अनुभार के ऊपर अभी यहाँ देखें तो गैस के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर गैस का अनुभार ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि का वेग कम रहेगा, अगर गैस का अनुभार कम रहेगा तो ध्वनि का वेग ज़्यादा रहेगा। इसका अपोजिट होता है। लेकिन दाब के बढ़ने घटने से ध्वनि के वेग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं कि निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ठीक है। निर्वात में क्या है? प्रत्यास्थता शून्य है, तो इस कारण है जो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। अब देखिए प्रत्यास्थता किसका सबसे ज़्यादा है? तो ठोस का सबसे ज़्यादा, यानी ध्वनि का वेग ठोस में ज़्यादा हो गई। और उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो अगर पूछा जाए ध्वनि का वेग किस में ज़्यादा हो गया, ऑप्शन में रहेगा ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ठोस, क्योंकि प्रत्यास्थता के समानुपाती होता है ध्वनि का वेग। जिसका प्रत्यास्थता ज़्यादा होगा उसकी ध्वनि का वेग भी ज़्यादा होगा। इसीलिए ठोस का सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग, द्रव का, उसके बाद गैस का। आगे देखिए, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? क्वार्ट्ज कांच की होती है। उसके बाद इस्पात की होती है। इसीलिए ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज कांच में सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज कांच की होती है, इसीलिए सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस में होगा? क्वार्ट्ज कांच का, ठीक है। फिर उसके बाद इस्पात में वेग होगा। एक मिनट, अब हम लोग देखिए आगे। इसी को शॉर्टकट फॉर्म में यहाँ लिख दिया गया है ना। तापमान अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग बढ़ रहा, आर्द्रता बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। प्रत्यास्थता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। घनत्व या द्रव्यमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा।
और दाब बढ़ेगा तो निर्भर नहीं करता, दाब पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो क्या होगा, ध्वनि का वेग घटेगा। घनत्व भी बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग घटेगा। घनत्व और द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है ध्वनि का वेग, और दाब पे निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे डॉपलर का प्रभाव। क्या देखेंगे, डॉपलर का प्रभाव देखते हैं। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए माने। किसके लिए, डॉपलर ने ध्वनि के लिए भी दिए ये नियम और प्रकाश के लिए भी दिए हैं, दोनों पे ये डॉपलर का प्रभाव काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डॉपलर का प्रभाव ध्वनि के लिए क्या है। ध्वनि के लिए क्या बताएं डॉपलर साहब ने। तो डॉपलर साहब ने बताया कि जब श्रोता यानी कौन, जब श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षिक गति होती है। श्रोता यानी सुनने वाला, स्रोत यानी सुनाने वाला। यहाँ पे आप हो गए श्रोता और हम हो गए स्रोत। जब श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षिक गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होता है। इस प्रभाव के अध्ययन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या बोला, जब श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षिक गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि, जो हमारे द्वारा उत्पन्न की जा रही है ध्वनि, उसकी आवृत्ति, और श्रोता द्वारा आपके द्वारा जो सुनी जा रही है ध्वनि, उसकी आवृत्ति, दोनों की क्या है, अलग अलग है ना। इस प्रभाव का अध्ययन ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, डॉपलर प्रभाव का सूत्र हम लोग देखते हैं। डॉपलर प्रभाव का सूत्र है NO, ये वाला देख रहे हैं, NO बटा V प्लस माइनस VO बराबर NS बटा V प्लस माइनस VS, जहाँ NS किसको बोला गया है, NS स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति, सोर्स से जो हमारे द्वारा उत्पन्न की जा रही है ध्वनि उसको बोलेंगे NS। ठीक है, स्रोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, और जो आपके द्वारा सुनी जा रही है उसको बोलेंगे NO। VS मानी स्रोत का वेग, हमारे द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जा रही है उसका वेग कितना है उसको बोलेंगे VS, और VO बोलेंगे श्रोता का वेग, आपके द्वारा जो ध्वनि सुनी जा रही है उसका वेग कितना है, भी वेग को। डॉपलर प्रभाव का सूत्र यही है, NO बटा V प्लस माइनस VO बराबर NS बटा V प्लस माइनस VS। और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसे देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं डॉपलर का प्रभाव प्रकाश के लिए। डॉपलर साहब ने प्रकाश के लिए क्या बताया उसका प्रभाव, तो इन्होंने बताया कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है, ठीक है, इनके अनुसार, डॉपलर के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। डॉपलर का प्रभाव प्रकाश के लिए ये बताता है कि अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो आने वाला प्रकाश किसकी ओर विस्थापित होगा, तो बैंगनी की ओर, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाला प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, यही है प्रकाश के लिए डॉपलर का प्रभाव। बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी जो है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी किस पे आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पे ही आधारित है, और ये क्या करता है, तो ये सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। बोला जा रहा है जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है, ध्वनि का परावर्तन। क्या बोला जा रहा है, जब ध्वनि है ना, जब ध्वनि यानी जब ये मान लिया ध्वनि है किसी सतह से टकराकर, ये सतह से टकराया वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, टकराने के कारण इसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो यही कहलाया ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, आगे देखिए, अगर दो ध्वनियों को स्पष्ट सुनना हो तो उन दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड होना चाहिए, जिससे श्रुति निर्भरता कहते हैं।
है ना। अगर हम लोग दो ध्वनि को, दो आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं तो उन दोनों आवाज़ों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा का अंतर होना चाहिए, 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं श्रुति निर्भरता। क्या बोलते हैं इसको? श्रुति निर्भरता बोलते हैं। आगे है, दो प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए, जिससे दृष्टि निर्भरता कहते हैं। या दो प्रतिबिंब को भी हमें अगर स्पष्ट रूप से देखना हो तो 1 सेकेंड के 10वां हिस्सा का अंतर होना चाहिए और इसको बोलेंगे दृष्टि निर्भरता। अब हम लोग देखते हैं प्रतिध्वनि, इको क्या है? किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। क्या, किसको बोलेंगे प्रतिध्वनि? तो किसी सतह से टकराकर ध्वनि मत लिया जाए, ये सतह है, इससे टकराकर यही ध्वनि बार बार सुनाई दे रही है तो इसी को बोलेंगे इको। यानी कोई आवाज़ गूंजता नहीं है, एक ही आवाज़, अगर एक चीज़ बोले तो वो बार बार हमारे आवाज़ में 2-3 बार सुनाई दे रहा है तो वो बोलेंगे प्रतिध्वनि, उसको बोलेंगे। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब स्रोत, है ना, यानी कि हमारे और जहाँ से हमारी आवाज़ टकराकर वापस आ रही है, हमारे और जहाँ से हमारी आवाज़ टकराकर वापस आ रही है उसके बीच की दूरी 17 मीटर होगी ना, तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। जब स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होगी, यानी कि लगभग 17 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अनुरणन। ठीक है, अनुरणन ध्वनि स्रोत को समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना अनुरणन कहलाता है। इसका कारण ध्वनि की बहुल परावर्तन है। ठीक है, अगर कोई एक बार बोला, ठीक है, तो वो तो स्रोत क्या हो गया? समाप्त होगा। वह एक बार बोल के चुप है, लेकिन वह ध्वनि हमारी कानों में बार बार सुनाई दे रही है, बार बार गूंज के सुनाई दे रहा, इसी को कहते हैं ध्वनि का अनुरणन। तो ये किसके कारण होता है? ध्वनि का बहुल परावर्तन, है ना, एक जगह से नहीं, वह ध्वनि एक सतह से टकराकर कानों में सुनाई नहीं दी बल्कि बहुत सारे सतहों से टकराकर, यानी कि क्या हुआ? बहुल परावर्तन हुआ और हमारे कानों में सुनाई दी, इसी को बोलेंगे ध्वनि अनुरणन। आगे देखते हैं, सिनेमा हॉल में अनुरणन तथा प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं एकॉस्टिक पदार्थ, है ना। सिनेमा हॉलों में ये सब को रोकने के लिए, क्योंकि अगर बार बार एक ही आवाज़ सुनाई देगा तो वो स्पष्ट रूप से कोई भी इंसान सुन नहीं पाएगा, तो इसको रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक। ध्वनि अवशोषक पदार्थ में आ जाता है, सबसे अच्छा हो जाता है कॉर्क, मोटा पर्दा भी होता है, खुरदरी दीवार हो गया और प्लाईवुड हो गया। ठीक है, ग्रीन मफलर परियोजना तथा एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। जो ग्रीन मफलर योजना है वो किससे संबंधित है? तो ये एकॉस्टिक पदार्थ से ही संबंधित है। ग्रीन मफलर परियोजना में क्या किया गया था? पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे ना, इसमें स्टेशन वगैरह के किनारे पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे, क्यों? इससे ये रोकने के लिए, ध्वनि परावर्तन और अनुरणन रोकने के लिए पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे ग्रीन मफलर योजना के तहत। तो ग्रीन मफलर परियोजना और एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम की कमी आती है। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन हो रहा है तो जितनी हमारी आवाज़ में तीव्रता है, आयाम है, तो परावर्तन के फलस्वरूप उसकी धीरे धीरे अगर बहुल वही फिर जाके वो आवाज़ टकरा रहा है तो उसकी तीव्रता और आयाम में धीरे धीरे क्या होगा? कमी आते जाती है। अब देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। यानी मान लिया जाए एक माध्यम से ध्वनि इस तरह से जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इस माध्यम में जाने के बजाय वह अपने वास्तविक पथ से क्या हो रही है? मुड़ रही है। इसी को बोलेंगे ध्वनि का अपवर्तन। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई देती है अपवर्तन के कारण।
दिन की अपेक्षा रात में है जो ध्वनि ज़्यादा दूरी तक सुनाई देती है। क्यों? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। बोला जा रहा है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम होती है तो कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? ध्वनि का व्यतिकरण कहलाती है। किसको बोलेंगे ध्वनि का व्यतिकरण? तो बोला जा रहा है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम के दो ध्वनि तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। दो ध्वनि तरंग दोनों समान आयाम की है और दोनों समान आवृत्ति की है और दोनों एक दूसरे पे क्या हो रही है? अध्यारोपित होती जा रही है। तो कहीं पर तीव्रता क्या हो जा रहा है? महत्तम अधिक हो जा रहा है और कहीं पर तीव्रता जो है शून्य होता जा रहा है। यही घटना कहलाएगा व्यतिकरण। बोला जा रहा है कभी कभी समुद्रों में जहाज नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी समुद्र के अंदर जाने पे जहाज गायब भी हो जाता है, मिल नहीं पाता है, क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है और निरीव क्षेत्र का निर्माण होता है। जहाँ पे अगर दो ध्वनि तरंग की आयाम और ये सेम है तो अगर तीव्रता शून्य का निर्माण हो गया तो उसको बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण और निरीव क्षेत्र। विनाशी व्यतिकरण और उसको निरीव क्षेत्र भी बोल सकते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे तीव्रता ये थी, यहाँ पे महत्तम है और यहाँ पे क्या है? शून्य है, तो इसको बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण या निरीव क्षेत्र। इसको बोलेंगे जहाँ पे अधिक है उसको बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ध्वनि का ध्रुवन। ध्वनि का ध्रुवन देखते हैं। बोला जा रहा है किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। किसी तरंग को हम किसी खास दिशा में भेज रहे हैं उसको बोलेंगे ध्रुवन। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होगी, जबकि प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है लेकिन ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग ही है ना, तो ध्वनि तरंग के साथ नहीं हो रही है, तो यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग के साथ भी नहीं होगी, जबकि अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। और प्रकाश कैसे तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना हो रही है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होगी। अब हम लोग देखते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? जो तो मैक नंबर का उपयोग वायुयान की चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। मैक नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायुयान की चाल का निर्धारण करने के लिए मैक नंबर का उपयोग किया जाता है। दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। किसको मैक नंबर कहते हैं? तो दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात की। ठीक है। यह अनुपात वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग का अर्थात मैक संख्या बराबर क्या हो गया? वायुयान की चाल और ध्वनि का वेग। मैक नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मैक नंबर का उपयोग? तो चाल के निर्धारण के लिए। मैक संख्या बराबर फॉर्मूला होता है ये वायुयान की चाल बटा ध्वनि का वेग। ठीक है। यदि मैक नंबर 1 से कम है, ठीक है, मैक नंबर अगर 1 से कम है तो वो होगा अध्वनिक विमान, यानी ठीक है। अगर मैक नंबर 1 के बराबर है तो वो होगा ध्वनिक विमान। अगर मैक नंबर 1 से बराबर है तो 1 से बड़ा है मैक नंबर तो वो होगा पराध्वनिक विमान। अगर मैक नंबर 5 से बड़ा है तो होगा अति पराध्वनिक विमान। आगे देखते हैं। पराध्वनिक विमान आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम छोड़ता है, जिसके कारण इमारतों को नुकसान पहुंच जाता। पराध्वनिक विमान जितने भी है वो उसको नज़दीक में उड़ने का आदेश ही नहीं है। इनको ऊंचाई, आकाश में ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने का आदेश प्राप्त है, क्योंकि ये जो है अपने पराध्वनिक विमान जितने भी होते हैं अपने पीछे प्रघाती तरंग छोड़ते हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी इमारतें को नुकसान पहुंचती हैं। अब देखते हैं ध्वनि का विवर्तन।
बोला जा रहा है खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर ध्वनि तरंग का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। किसको बोलेंगे ध्वनि का विवर्तन? खिड़की दरवाजे से टकराकर अगर ध्वनि तरंग बाहर निकल रही है तो उसे बोलेंगे ध्वनि का विवर्तन। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। ठीक है, बंद कमरे में कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ बाहर के लोग सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ध्वनि है उनके दरवाजे से या खिड़की से क्या होगी, टकराकर उनके किनारे से बाहर निकल गई। यानी ध्वनि के विवर्तन के कारण ही बंद कमरे में बैठे व्यक्ति की आवाज़ बाहर के लोग सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। आगे देखिए, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो जाता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता, है ना। अगर प्रकाश का भी विवर्तन हो पाता तो अगर घर में बैठे हैं हम लोग, बाहर के लोग देख पाते हैं। जिस तरह से वो आवाज़ सुन सकते हैं, अगर प्रकाश का भी विवर्तन होता तो उन लोग देख भी सकते थे। क्योंकि प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर का किनारा होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन तभी होगा जब कोई खिड़की या दरवाजा के किनारा 10⁻⁷ मीटर का हो, जो प्रकृति से क्या है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं अपरागामी तरंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले और हम यूट्यूब पे बने रहें। ठीक है, तो जल्दी फटाफट से शेयर कीजिए आप लोग, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपरागामी तरंग। क्या देखते हैं? अपरागामी तरंग किसको बोलते हैं? जो हम लोग ये वाला पूरा आज ख़त्म ही कर देंगे ये चैप्टर। तो वैसी तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है ना, जो अपने ही स्थान पर फैल रही है और सिकुड़ रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंग को बोलेंगे अपरागामी तरंग। किसको बोलेंगे अपरागामी तरंग? जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है, लेकिन जैसे कि इतना स्थान है तो यहीं पे फैल सिकुड़ रही है, यहीं पे फैल सिकुड़ रही है, लेकिन वो आगे नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ रही है। इसको बोलेंगे, यही तरंग को बोलेंगे अपरागामी तरंग। अपरागामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है। जहाँ पे कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पे नोड का निर्माण होता है। इसकी विशेषता क्या है अपरागामी तरंग का? अपरागामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पे कंपन की तीव्रता क्या है, यहाँ पे कंपन की तीव्रता महत्तम हो रही है तो यहाँ पे हो रहा है एंटीनोड का निर्माण, जबकि यहाँ पे कंपन की तीव्रता का निर्माण न्यूनतम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोड का निर्माण। तो इसकी यही विशेषता है। ठीक है, अपरागामी तरंग की यही विशेषता है कि कंपन की तीव्रता महत्तम होती है तो एंटीनोड का निर्माण, और कंपन की तीव्रता शून्य होती है तो किसका निर्माण होता है, नोड का निर्माण। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती, ऊर्जा का वहन नहीं करता। ये तरंग अपरागामी तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करता। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी को बोलेंगे λ/2। ठीक है, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य। दो लगातार नोड और दो लगातार नोड यानी इस नोड से इस नोड के बीच, ये क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य का आधा। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी को बोलेंगे λ/2। एक मिनट, आगे देखिए। दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी को बोलेंगे λ/4, जहाँ लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी को, इसका मतलब ये हुआ एंटी नोड और नोड है ना, एंटी नोड देखिए यहाँ पे एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे λ/4 यानी तरंगदैर्घ्य का 1/4 भाग। अब देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं प्रागामी तरंग। प्रागामी तरंग किसको बोलेंगे?
तो प्रागामी तरंग वह तरंग जो आगे बढ़ती है ना, वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रागामी तरंग कहलाता है। जो तरंग आगे बढ़ती है उसको बोलेंगे क्या, प्रागामी तरंग। और जो तरंग अपने ही स्थान पे फैलती सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती उसको बोलेंगे अप्रागामी तरंग। अप्रागामी तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती थी, लेकिन प्रागामी तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। क्या, प्रागामी तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। अब देखते हैं हम लोग ऑर्गन नली। क्या देखते हैं, ऑर्गन नली। ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है। क्या है, एक प्रकार का पाइप है जहाँ ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होता है। ऑर्गन नली में किस कारण होता है ध्वनि की उत्पत्ति, तो वायु के कंपन के कारण। ठीक है, उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति होता है ध्वनि का वेग बटा ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति बराबर हो गया, ये ध्वनि का वेग को भी से सूचित किए और ध्वनि के तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, और उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति को हम लोग एन से सूचित करें। ऑर्गन नली जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है ऑर्गन नली, तो दो प्रकार की, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन नली है जो दो प्रकार की है, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब हम लोग देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अंतर। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों सिरे हैं जो खुले रहते हैं। क्या है, इसमें दोनों सिरा खुला हुआ है तथा दोनों सिरों पर एंटीनोड का निर्माण होता है। दोनों सिरों पर ओपन ऑर्गन पाइप पे क्या होता है, दोनों सिरों पर देखिए यहाँ एंटीनोड का निर्माण हो रहा है। जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक सिरा, देखिए एक सिरा क्या होता है, बंद होता है और दूसरा सिरा यहाँ देखिए खुला होता है। बंद सिरे पर नोड, यहाँ पे नोड का निर्माण हो रहा है बंद सिरे पे। आप लोग नीचे चित्र में देखिए, बंद सिरे पे नोड का निर्माण होता है जबकि खुले सिरे पे एंटीनोड का निर्माण होता है। ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है क्योंकि इसमें क्या है, दोनों साइड खुला हुआ है, तो इसके अंतर्गत जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह सुरीली होगी क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों सनादि होते हैं ना, नोड इंटरनोड दोनों होते हैं इसके। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की ध्वनि कम सुरीली होती है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल विषम हार्मोनिक होती है। इसमें क्या होती है, विषम हार्मोनिक। जैसे कि ओपन ऑर्गन पाइप में बांसुरी आ जाएगा, इसमें क्या होता है, दोनों सिरा क्या होता है, खुला होता है। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में तबला आ जाएगा, इसमें एक सिरा खुला होता है और एक सिरा बंद होता है। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। किस दर से यात्रा करती है, तो ध्वनि की चाल देखिए कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है ना ध्वनि की चाल। और 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 3.281 फुट। कितना होता है, इसको याद रखिएगा, 1 मीटर बराबर 3.281 फुट। तो 1 मीटर बराबर 3.281 फुट, तो 332 मीटर बराबर क्या, कितना फुट हो जाएगा, 332 गुना 3.281 फुट। ठीक है, इसको गुना करने पे लगभग 1100 फुट आ रहा है। तो ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा कर रही है, तो 1100 फुट पर सेकेंड की दर से ध्वनि तरंग यात्रा करती है। यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति एवं ऊर्जा इत्यादि घटती है। हम लोग इस ट्रिक को याद करेंगे, बोलेंगे हमारे साथ, गाय पदरी असुरेदी। क्या बोलेंगे, गाय पदरी असुरेदी। ठीक है, गा से हो गया गामा, ए से हो गया एक्सा, प से हो गया प्रावग्नि, द्रि से हो गया दृश्य, अ से हो गया अवरक्त, सु से हो गया सूक्ष्म और रे से हो गया रेडियो और दी से हो गया दीर्घ तरंग। ठीक है, गाये पदरी असुरेदी। क्या बोलेंगे, गाये पदरी असुरेदी। गा से हो गया गामा, ए से हो गया एक्स, प से हो गया प्रावग्नि, द्रि से हो गया दृश्य, अ से हो गया अवरक्त, सु से हो गया सूक्ष्म, रे से हो गया रेडियो, द से हो गया दीर्घ। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे, गाये पदरी असुरेदी। इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें घटेगी। और याद रखेंगे गाये पदरी असुरेदी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, दीर्घ तरंग। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, गामा तरंग। अगर आवृत्ति पूछ दिया जाए, क्योंकि आवृत्ति घट रही है, तो सबसे कम आवृत्ति गामा तरंग, गामा की, और सबसे अधिक। ठीक है, अब देखिए हम लोग कॉस्मिक किरणें।
कॉस्मिक किरण किसको बोलेंगे? कॉस्मिक किरण, इन किरणों की उत्पत्ति सूर्य में अथवा पृथ्वी के उच्च वायुमंडल में नाभिकीय क्रियाओं द्वारा होती है। कॉस्मिक किरण की उत्पत्ति किससे होती है? तो सूर्य में होती है या पृथ्वी से जो उच्च वायुमंडल पे है। तो ये कॉस्मिक किरणें की उत्पत्ति तभी होगी जब उसके अंदर नाभिकीय क्रियाएं होगी। ये किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होते हैं। इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा पहचाना जाता है। कॉस्मिक किरणों को कैसे पहचाना जाता है? तो प्रकाश किरणें प्रभाव द्वारा पहचाना जाता है। शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र या नमी या बरसात के दिनों में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ठीक है, शुष्क दिनों की अपेक्षा ध्वनि का वेग कब ज़्यादा होगा? तो जिस दिन आर्द्र या नमी वाले दिन हो, बरसात वाले दिन हो, उस दिन ध्वनि का वेग है जो अधिक होगा। किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो आर्द्र नमी बरसात के दिन होता है ना। यहाँ लिखा है 30 डिग्री शुष्क वायु, यहाँ आर्द्र वायु, यहाँ शुष्क वायु, यहाँ आर्द्र वायु। तो क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। क्योंकि देखिए, पहले देखेंगे तापमान पर निर्भर कर रहा है ध्वनि, यानी जिसका तापमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो 20 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब मेरा बच गया 30 डिग्री ए और बी। और आर्द्र में क्या होता है? आर्द्र में ज़्यादा ध्वनि की वेग होती है। तो आर्द्र किस में है? इसमें शुष्क है और इसमें आर्द्र है, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। कपड़ा सुखाने के लिए अत्यधिक ताप शुष्क वायु की जरूरत होती है। कपड़ा सुखाने के लिए क्या? अत्यधिक ताप और शुष्क वायु की जरूरत होगी। अब देखते हैं कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल कितना होती है। इसमें से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको हम टिक कर देंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में होता है ध्वनि की चाल 267 मीटर पर सेकेंड। वायु में होता है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। भाप में होती है ध्वनि की चाल 405 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में होता है ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में होता है ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड। पारा में होता है ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकेंड। जल में होता है ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है। जल में कितना होता है ध्वनि की चाल? 1493 मीटर पर सेकेंड। जबकि समुद्री जल में होता है ध्वनि का चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। कांच में होता है 5640 मीटर पर सेकेंड और एल्युमिनियम में होता है 6420। ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वायु में कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। जल में कितना? 1493 मीटर पर सेकेंड और समुद्री जल में 1533। एल्युमिनियम में तो 6420। अब यहाँ देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दिया गया है। अशुद्ध जल या जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ध्वनि की चाल दिया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जो नीचे बताया गया है ये 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ध्वनि की चाल बताया गया है। ठीक है, अशुद्ध जल और जल में ध्वनि की गति होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना होगी? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे तो 1531 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड। स्टील में ध्वनि की चाल हो जाएगी 5960 मीटर पर सेकेंड। निकेल में ध्वनि की चाल होगी 6040 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं अनुनाद। अनुनाद क्या है या और प्रणोदित कंपन किसको बोलेंगे? ठीक है, अनुनाद और प्रणोदित कंपन। तो अनुनाद, कोई पिंड बाह्य बल के प्रभाव से कंपन करने लगता है, इस घटना को प्रणोदित कंपन कहते हैं। किसको प्रणोदित कंपन कहते हैं? तो कोई पिंड है ना, कोई भी पिंड है जो बाह्य बल के कारण कंपन करने लगा। कोई पिंड है जो बाह्य बल के कारण कंपन करने लगा, यही घटना कहलाएगी प्रणोदित कंपन। प्रणोदित कंपन के आयाम का महत्तम हो जाना अनुनाद कहलाता है। और प्रणोदित कंपन के आयाम का क्या हो गया? महत्तम हो गया, तो वो ही कहलाया अनुनाद। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका के ट्रैकोमा पुल अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया। किसके कारण? अमेरिका का जो ट्रैकोमा पुल है वो किसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया? तो अनुनाद के कारण ही। तानसेन के गाना गाने पर है जो कांच के बर्तन टूट जाते थे, किस कारण?
उनकी आवाज़ में इतनी अनुनाद थी कि वो कांच का बर्तन है गिर के टूट जाती थी। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनुनाद के सिद्धांत पे। पुल की स्वाभाविक कंपन आवृत्ति सैनिकों की कदम ताल की आवृत्ति के बराबर न होने पाए, इसलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल रोक दिया जाता है। सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि उनकी स्वाभाविक कंपन आवृत्ति सैनिकों के कदम ताल की आवृत्ति के बराबर न होने पाए, ठीक है, इसीलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल को रोक दिया जाता। अब हम लोग समझते हैं बिट्स, ध्वनि तरंगों में विस्पंद। बोला जा रहा है जब कभी दो लगभग समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि की तरंग एक साथ उत्पन्न की जाती है, ठीक है, जब कभी दो लगभग समान दो ध्वनि को उत्पन्न किया जा रहा है और दोनों ध्वनि की क्या है, समान आवृत्ति है और आयाम भी है समान, उत्पन्न की जाती है, तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता बारी बारी से घटती व बढ़ती है ना। दोनों का अध्यारोपण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता से बारी बारी, उसकी तीव्रता है जो किसी की बारी बारी घटती है और बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव उतार को विस्पंद कहते हैं। आज समझ में किसको विस्पंद कहते हैं, जो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। इसमें बताया गया है कि जब दो लोगों आवाज़ उत्पन्न कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा और दोनों की आवृत्ति और आयाम क्या है, दोनों की आवृत्ति और समान है, आवृत्ति और आयाम समान है, तो दोनों की ध्वनि क्या होगी, एक दूसरे पे अध्यारोपण होगी ना। तो इस अध्यारोपण के कारण जो उनके तीव्रता में बारी बारी से घटती है या बढ़ती है, यानी कभी कभी मतलब ये टोन होता है ना कि उस तीव्रता को ज़्यादा करके बोला गया, घट और घट, तो बारी बारी से उसकी तीव्रता घट व बढ़ रही है, तो इसी के तीव्रता में होने वाले इसी उतार चढ़ाव को बोलेंगे बिट्स, ध्वनि तरंगों में विस्पंद। अब हम लोग देखते हैं बिट्स की घटना ध्वनि के व्यतिकरण का ही एक विशेष उदाहरण है। किसका उदाहरण है बिट्स की घटना? तो ये व्यतिकरण का ही उदाहरण है, ठीक है। बाजे वाले अपने बाजों को समस्वरित करने के लिए विस्पंदों का ही प्रयोग करते हैं। खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में, खानों में जो खतरनाक गैस आजकल मिलाकर बनाया जा रहा है, तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग इसको विस्पंद, ध्वनि तरंग में विस्पंद बिट्स का ही उपयोग करके इस गैस का पता लगा लेते हैं। और बाजे वाले अपने बाजों को समस्वरित करने के लिए विस्पंदों का ही उपयोग करते हैं। आगे देखिए, दुनिया के प्रत्येक संगीत पद्धति में अलग अलग आवृत्तियों वाले स्वरक होते हैं जिनमें संगीतमय धुन की उत्पत्ति होती है। भारतीय संगीत पद्धति में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं। भारतीय संगीत पद्धति में कितने हैं? 7 स्वर हैं, सारे गामा पा धा नी, ठीक है। ये क्या है? आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। सा का क्या है? इसका 265 हर्ट्ज है, और इसी तरह से रे का 285 हर्ट्ज, उसी तरह से लास्ट वाला का कितना है? नी का 494 हर्ट्ज है। तो ये क्या है? आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ दिया गया। यहाँ कुछ ध्वनि के स्रोत दिए गए हैं और उसको डेसिबल में मापा गया। विद्युत मोटर का जो कितनी तीव्रता डेसिबल में होती है, तो उसकी 110 डेसिबल होती है। मोटरसाइकिल का भी 110 होता है। सायरन का 110 से 120 होता है। मशीन गन का 170 होता है और मिसाइल का 180 होता है। मिसाइल का कितनी होती है तीव्रता? तो 180 होती है। अब देखते हैं विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 625 से 740। नारंगी का, उसके बाद पीला का, उसके बाद हरा का, उसके बाद आसमानी, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ दिया गया है विकिरण, यहाँ तरंगदैर्घ्य की सीमा, यहाँ विशिष्ट तरंगदैर्घ्य यानी गामा विकिरण की कितनी तरंगदैर्घ्य होती है? तो 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक, और इसकी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य है 10⁻15 मीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य तो रेडियो तरंगे की होती है ना, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं, यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहले से प्रबल तरंतु तारत्व
समान। बोला गया यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहले से प्रबल परंतु तरत्व समान। आगे देखिए, ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को क्या कहते हैं? पराध्वनिक गति। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को बोलते हैं पराध्वनिक गति। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था वेव एंड साउंड, जिसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो, क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है, अच्छा है, तो कमेंट कीजिए। और आप हमारे चैनल पे अगर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अब अगले चैप्टर, एक फिजिक्स का और चैप्टर बचा हुआ है, विद्युत वाला बचा हुआ है और मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है। तो उसको हम लोग करवा देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।